कहते हैं, किसी किताब को उसके आवरण से मत आंकिए, पर जब दिल में शक हो और नजरें बार बार उसी ओर उठें, तो सच और झूठ की पहचान करना आसान नहीं होता। आज की कहानी में जहां एक तरफ है जलन, प्यार और भरोसे की कसौटी, वहीं दूसरी ओर एक रहस्यमयी पेंटिंग जो सच्चाई की परतों में छुपा एक राज खोलने वाली है। तो चलिए डूबते हैं इस दिलचस्प सफर में, जहां हर मोड़ पर हैरानी आपका इंतजार कर रही है। एपिसोड, किसी किताब को उसके आवरण से मत आंकिए। तुम्हें जलन नहीं होती बेबी? हरीश ने संताना से आंखों में झांकते हुए पूछा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बस सीधे सीधे बताओ, बात को घुमाओ मत, संताना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हरीश मुस्कुराया और थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। मैं रतिकावा को पहले से जानता हूं, वो मेरी क्लासमेट थी। इतना सुनकर संताना ने चैन की सांस ली। सिर्फ क्लासमेट होती तो उस तरह नहीं देखती, कुछ तो छुपा रहे हो मुझसे? संताना ने शक जताया। हरीश को उसकी जलन भरी बातों में मजा आ रहा था। उसके लिए यह नया अनुभव था। हमेशा परिपक्व बनने वाली संताना आज पजेसिव हो रही थी। ऐसे क्या देख रही हो बेबी? लगता है तुम्हारी नजर ही गलत है। सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारे पूरे घर की आंखें खराब हैं। सबको चेकअप कराना चाहिए। हरीश ने मजाकिया अंदाज में बात पलट दी। संताना थोड़ा उलझ गई। क्या वो सच बोल रहा है? नहीं, मैंने साफ देखा, वो तुम्हें ही देख रही थी और तुमने हल्का सा सिर हिलाया, फिर वो चली गई, संताना बोली। हरीश ने डरने का नाटक करते हुए कहा, ओ बेबी, शायद तुमने कुछ गलत देख लिया। हो सकता है मैं थोड़ा हैंडसम हूं, पर मैं तो सिर्फ तुम्हें देख रहा था। संताना ने उसे घूरा और कुछ कहने ही वाली थी कि तभी हरीश का फोन बजा। सांस में सांस आई, हरीश ने सोचा। पापा, कुछ ना कुछ हो ही जाता है भागने से पहले। उसने फोन देखा। बॉस का कॉल है, शायद अब जाना पड़ेगा। देखो बेबी, बाय, वो कहकर चला गया। बिना बताए काम कर रहे हो, अभी तो अच्छा लग रहा है, पर एक दिन ये भारी पड़ेगा, संताना ने मन में सोचा। लेकिन फिर उसे हरीश की बातें और उसका साथ याद आया। वो मुस्कुरा दी। उधर हरीश स्टूडियो से बाहर निकल चुका था। ऑफिस जाने से पहले उसने फोन देखा, फिर से अक्षरा का कॉल। लो, आ गया क्वीन बॉस मामा का फोन, हरीश ने मन में सोचा, जैसा संताना अक्सर कहती थी। हाँ अक्षरा, सब ठीक? अचानक कॉल क्यों? हरीश ने सीधा सवाल किया। हाँ हरीश, जरूरत है। क्या तुम आ सकते हो? उसकी आवाज में हल्का तनाव था। कहां हो तुम? हरीश ने पूछा। शॉप पर हूं, जल्दी आ सकते हो? उसने पूछा। ठीक है, 20 मिनट में पहुंचता हूं, हरीश ने घड़ी देखते हुए कहा। यहां से अन्ना रोड तक कम से कम 20 मिनट तो लगेंगे ही, सोचते हुए वो पार्किंग की ओर बढ़ा। 20 मिनट से 5 मिनट पहले ही हरीश ज्वेलरी शॉप पहुंच गया। कार से उतरते ही उसके पेट के नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। यह कैसा अजीब एहसास है, उसने सोचा। अंदर घुसते ही उसे कुछ लोग दिखे। स्थानीय प्राचीन वस्तुओं के दुकानदार। कम से कम 10 लोग वहां खड़े थे। क्या इन लोगों की खुद की दुकानें नहीं हैं? हमेशा भीड़ लगाकर खड़े रहते हैं, हरीश ने सोचा। तभी एक आवाज आई। डुप्लीकेट है, मैं शर्त लगाता हूं। नहीं भाई, असली है, मैं सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूं। दोनों गुटों में बहस शुरू हो गई। बीच में एक आदमी खड़ा था, घबराया हुआ। वो एक पेंटिंग को देख रहा था। तान्या क्या देख रही है, हरीश ने सोचा। पास जाकर देखा, वो एक लैंडस्केप पेंटिंग थी। ये मेरे पापा उमनाथ हैं, अक्षरा ने पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए कहा। नमस्ते अंकल, क्या देख रहे हैं आप? हरीश ने पूछा। पेंटिंग असली है या नहीं, यही सोच रहा हूं, उमनाथ ने जवाब दिया। हरीश को याद आया, ये वही उमनाथ थे जिनका नाम उन्होंने पहले सुना था। पूरे तमिलनाडु में प्रसिद्ध विशेषज्ञ जो बिना छुए वस्तु की उम्र बता सकते थे। क्या पेंटिंग है जो इन्हें उलझन में डाल रही है? भीड़ में संताना की रिश्तेदार मालविका भी थी। हरीश, तुम यहां? मालविका ने पूछा। डैड, जब आपने कुछ नहीं कहा तो मैंने किसी और की मदद ले ली, अक्षरा ने कहा। भीड़ को लगा, अगर उमनाथ भी नहीं समझ पा रहे तो नकली ही होगी। क्या तुम भी नहीं पहचान पा रहे? किसी ने उमनाथ से पूछा। 17वीं सदी की डच पेंटिंग जैसी लगती है, पर आर्टिस्ट की पहचान नहीं हो रही, बस एक भ्रम है, उमनाथ ने कहा। तांबा,
लोहा? ये रंग डच शैली जैसे हैं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, उन्होंने जोड़ा। तो फिर ये नकली है? दुकानदार ने पूछा। संभव है, आजकल बहुत बढ़िया नकलें बनाई जाती हैं। भीड़ बुदबुदाई। नकली ही होगी। हरीश चुपचाप पेंटिंग के पास गया। अंकल, क्या मैं इसे देख सकता हूं? हरीश ने पूछा। तुम कौन हो? उमनाथ ने पूछा। डैड, यही वो हैं जो मोती के हार वाले केस में मदद कर चुके हैं, अक्षरा ने कहा। क्या ये वही हैं जिन्हें तुमने 6 लाख की सैलरी दी? हां, इन्हें बहुत ज्ञान है, अक्षरा ने कहा। ठीक है, देखो जरा। उमनाथ ने रास्ता दिया। भीड़ की नजरें हरीश पर टिक गईं। अंदर ही अंदर अक्षरा डर रही थी, कहीं कुछ गलत ना कह दे। लेकिन तभी हरीश की आंखों में चमक आई। वो चौंक गया। क्या हुआ? सब सोचने लगे। पेंटिंग की कीमत कितनी बताई? हरीश ने पूछा। 2 लाख, दुकानदार बोला। उचित दाम है, हरीश ने कहा, और भीड़ हंस पड़ी। ये पेंटिंग तो 50 रुपए की नहीं लगती, कोई बोला। मालविका भी निराश हुई। क्या ये वही है जिसने मेरे ब्रोच की असलियत बताई थी? क्या ये वाकई कुछ जानता है? उमनाथ ने गुस्से में कहा। क्या इसी को एक्सपर्ट कहा? अक्षरा परेशान थी। अब क्या होगा? क्या आपने वेरमीर का नाम सुना है, अंकल? हरीश ने पूछा। नाम सुनते ही उमनाथ चौंक गए। हां, डच पेंटर। उसने सिर्फ 2 लैंडस्केप बनाए थे। क्या तुम कहना चाहते हो ये उन्हीं में से एक है? उन्होंने पूछा। तो क्या वाकई वो पेंटिंग असली वेरमीर की थी? क्या हरीश की नजरें उस राज को पढ़ सकेंगी जिसे तमाम एक्सपर्ट भी नहीं समझ पाए? और संताना के मन में उठते सवाल, क्या वो रिश्ते को और गहराई देंगे या फासले बढ़ा देंगे? जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड, जहां रहस्य और रिश्तों की गांठें और भी उलझेंगी। यही है एनके ऑडियो स्टोरीज, जहां हर कहानी बोलती है दिल से। कभी कभी एक मामूली सी पेंटिंग एक बहुत बड़े राज की चाबी बन जाती है, और जब सच्चाई की परतें उतरती हैं तो सामने आता है एक ऐसा जाल जहां लालच, धोखा और अंधविश्वास की दुनिया छुपी होती है। हरीश की नजरें जो सब कुछ देख लेती हैं, क्या वो इस बार उसे सही रास्ते पर ले जाएंगी या फंसा देंगी एक नई साजिश में? सुनिए बिजनेस रणनीति, एक ऐसी कहानी जो जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा गहरी है। एपिसोड बिजनेस रणनीति। उमानाथ ने कहा, वर्मीर ने अपने जीवन में सिर्फ 2 परिदृश्य चित्रित किए हैं। जैसा आप कह रहे हैं वैसा होना मुमकिन नहीं है। आसपास के दुकानदारों ने चौंक कर उनकी ओर देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। वे अब उस नाम को सुन रहे थे जो हरीश ने अभी बताया था। हरीश ने अब उमानाथ को विस्तार से समझाना शुरू किया। कलाकार द्वारा इस्तेमाल किए गए रंगों और रेखाओं को गौर से देखिए। वर्मीर की एक अलग ही शैली थी। जब आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखेंगे तो उसे महसूस कर पाएंगे, हरीश ने कहा। उमानाथ अब भी अविश्वास में दिख रहे थे। अचानक उन्हें कुछ याद आया। लेकिन वर्मीर ने कभी 2 से ज्यादा लैंडस्केप नहीं बनाए, वे झट से बोले। अंकल, आप शायद यकीन न करें, लेकिन मैंने जो कहा है उसे दिल से लीजिए और खुद गौर से देखिए। कई साल पहले जब मैंने न्यूयॉर्क म्यूजियम के लिए उसकी मूल पेंटिंग्स पर पढ़ा तो एक पेंटिंग गुम हो गई थी। शायद ये वही है। आप इसे कैसे भी देखें, ये जरूर कुछ खास है, इसमें कोई शक नहीं, ये वर्मीर की ही पेंटिंग है। हरीश की आत्मविश्वास भरी आवाज ने उमानाथ को झकझोर दिया। अगर ये लड़का सच कह रहा है तो ये पेंटिंग सच में एक बेशकीमती खजाना है, उमानाथ के मन में ख्याल आया। उन्होंने पेंटिंग को नजदीक से देखा, फिर कोट की जेब से एक आवर्धक कांच निकाला और ध्यान से पेंटिंग के हिस्सों की जांच करने लगे। कुछ मिनटों बाद उमानाथ अचानक उछल पड़े। अक्षरा, जैसे हरीश ने कहा, मैं इस पेंटिंग के लिए 2 लाख रुपए देने को तैयार हूं, जाओ और ले आओ। वहां मौजूद बाकी दुकानदारों को यकीन ही नहीं हुआ। क्या उमानाथ निजामा खुद 2 लाख में यह पेंटिंग खरीद रहे हैं? तो क्या वो लड़का सही था? उन्हें अफसोस हुआ कि उन्होंने जल्दीबाजी में उसे गलत समझा। मालविका ने हैरानी से हरीश को देखा। जब सबको लगा कि यह नकली है तो यह इतना आश्वस्त कैसे था? उसे कैसे पता चला कि यह पेंटिंग किसने और कब बनाई? वह सोचने लगी। अक्षरा भी उलझन में थी। पापा, आप सच में निजामा अंकल से कह रहे हैं? क्या हम वाकई 2 लाख देंगे? उसने पूछा। उमानाथ ने धीरे से कहा, अक्षरा,
बस सवाल मत करो, पैसे जल्दी ले आओ, इससे पहले कि सेल्समैन का मन बदल जाए। पेंटिंग बेचने वाला आदमी पैसे लेकर तुरंत निकलना चाहता था। वह इस पूरी बातचीत पर ध्यान नहीं दे रहा था। अगर आप जल्दी पैसे निकाल दें तो अच्छा होगा, मुझे और भी काम करने हैं। आपने पहले ही बहुत वक्त ले लिया है। हरीश मन ही मन मुस्कुराया। मुझे नहीं पता कि असल में इसकी क्या कीमत है। शायद मैं बेवकूफ हूं जो इसे 2 लाख में बेच रहा हूं, लेकिन अभी के लिए इतना पैसा ही बहुत है। तभी उसे एक बात खटक गई। अगर उसे इसकी असली कीमत नहीं पता तो उसके पास ये आई कहां से? यही सोचकर हरीश बेचैन हो गया। उमानाथ अब खुशी से झूम रहे थे। उन्हें यकीन था कि ये पेंटिंग उन्हें बड़ा मुनाफा देगी। बाकी दुकानदार भी ईर्ष्या से वर्मीर को गूगल करने लगे। तभी हरीश की नजर फिर से पेंटिंग पर पड़ी। उसने हल्के से पेंटिंग को छुआ, फिर कुछ महसूस कर उसे नाक के पास ले जाकर सूंघा। ये क्या गंध है? क्या इसे जमीन में दबाया गया था? ये सामान्य मिट्टी जैसी नहीं है, इसके पीछे कुछ तो है। शायद यही वजह है कि ये उसके पास आई। हरीश ने तय किया कि वह इसकी सच्चाई जानकर रहेगा। उधर अक्षरा पैसे ले रही थी और जाने को तैयार थी। हरीश तुरंत उसका पीछा करने लगा, लेकिन तभी उमानाथ ने उसे रोक लिया। हरीश, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। इस पेंटिंग में तुमने मेरी बहुत मदद की। ये लो, मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। उन्होंने एक लिफाफा पकड़ाया जिसमें पैसे थे। हरीश ने लिफाफा ले लिया, लेकिन उसमें क्या है ये देखने में उसकी दिलचस्पी नहीं थी। उसकी नजर दरवाजे की ओर गई। अंकल को क्या बताऊं? अक्षरा मेरी पूरी सैलरी ले जा रही है। हरीश जल्दी से बाहर निकला और उस दिशा में भागने लगा जिस तरफ पेंटिंग बेचने वाला गया था। दूर चल रहा वह आदमी अब भी दिख रहा था। शुक्र है मैं उसे देख पा रहा हूं। हरीश ने राहत की सांस ली और चुपचाप उसका पीछा करने लगा। आगे चल रहा आदमी बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। हरीश का शक यकीन में बदल गया। ये जरूर कुछ गड़बड़ है। वो पेंटिंग कई शताब्दियों पुरानी है। न्यूयॉर्क म्यूजियम की चीज उसके हाथ कैसे लगी? उसने ये कहां से खोदी? चेन्नई में ऐसी जगह कहां हो सकती है? वह सोचता रहा। अचानक वह आदमी एक संकरी गली में मुड़ा, फिर एक पुरानी सी दीवार फांद कर अंदर चला गया। हरीश पीछे पीछे गया और देखा कि ये एक पुराना कब्रिस्तान था। अब समझ आया वो अजीब मिट्टी की गंध क्या थी। ये कब्रिस्तान की मिट्टी है। वह चुपचाप एक दीवार के पीछे छिपकर देखने लगा। भीतर अब 4-5 लोग और भी थे। क्या एक्स, इतनी देर क्यों? बेची पेंटिंग? एक ने पूछा। हां, 2 लाख में बेच दी। मैंने सोचा नहीं था कि इतने मिल जाएंगे। मैंने ही बनाई थी वो। बूढ़े दुकानदार को पहले विश्वास नहीं हुआ, पर एक लड़के ने आकर कहा कि ये असली है। एक्स बोला। हम उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बाकी लोग हंसने लगे। अरे, सिर्फ एक पेंटिंग के लिए 2 लाख? एक और बोला। हां, और 1 लाख और भी मिल सकते थे। एक्स ने पैसे निकालकर रख दिए। हरीश अब पूरी बात समझ गया। वे सब नकली नामों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये लोग कब्रें खोद रहे हैं सिर्फ पुरानी चीजें निकालने के लिए? वह हैरान था। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, वह कौन है? अंधेरे में क्या कर रहा है? बाहर आजा, वरना मार डालेंगे। हरीश सहम गया और धीरे से हटने लगा। तभी एक महिला की आवाज आई। बहुत हिम्मत है तुम्हारी, कब्रों तक को नहीं छोड़ा। भूतों से डर नहीं लगता? एक लड़की पेड़ के पीछे से निकली। सहायक आयुक्त? हरीश के मुंह से निकला। वह वर्दी में नहीं थी, इस वजह से किसी को शक नहीं हुआ। तुम कौन हो? एक चोर ने पूछा। बच्चा भी तेज है ना? उसने साथियों की ओर देखा। अरे अमांडा, गर्म बर्तन जैसी हो। एक्स ने गंदा मजाक किया। पापा, वहीं क्यों खड़े हो? हमारे पास आओ। दूसरे ने बेहुदा इशारा किया। कयाल विजी, सहायक आयुक्त, अब तक सब सुन चुकी थीं। वे कई दिनों से इस गिरोह की तलाश में थीं। खबरें थीं कि कुछ लोग काले जादू के लिए कब्रें खोदते हैं। जब पता चला कि 100 साल पुरानी कब्र से कुछ गायब है, तो उन्होंने जांच शुरू की। आज अचानक उन्होंने इन लोगों को देखा और अकेले ही छिपकर सब देख रही थीं। ये लोग किसका इंतजार कर रहे थे? अब समझ में आया। वह सोचने लगी। तभी एक चोर ने उसे देख लिया। आगे जानने के लिए सुनते रहिए एनके ऑडियो स्टोरी। जब कला और अपराध की दुनिया आपस में मिलती है तो हर रंग में एक साजिश छुपी होती है। हरीश ने जो देखा
वो बस शुरुआत थी। लेकिन अब सामने है एक गिरोह, कब्रों की लूट और एक रहस्यमयी लड़की जो खुद को सहायक आयुक्त बताती है। क्या हरीश सही समय पर सच्चाई तक पहुंच पाएगा या इस बार शिकार वहीं बन जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए एनके ऑडियो स्टोरीज, क्योंकि अगला एपिसोड खोलने वाला है एक और बड़ा राज। शहर की सुनसान गलियों में जब अंधेरे ने अपनी चादर फैलाई, कयाल विजी ने एक ऐसी सच्चाई की तलाश शुरू की जिसका सामना करने के लिए न तो वो तैयार थी और न ही उसका दिल। आज की रात कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। एपिसोड गुप्त मिशन। रात का सन्नाटा, पुराना कब्रिस्तान, दूर से कयाल विजी की तेज आवाज सुनाई देती है। कयाल विजी गंभीर आवाज में, मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। अगर बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण करोगे तो कोर्ट में तुम्हारे लिए सजा कम हो सकती है। भीतर से अट्टहास गूंजता है। क नेता हंसते हुए, ओह, तो तुम पुलिस हो? फिर तो हमें घोड़े जैसी रफ्तार से भागना चाहिए था, लेकिन लगता है आज हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। बाकी बदमाश भी ठहाका लगाते हैं। कयाल विजी तेज निगाहों से, यहां कब्र खोदने का काम चल रहा है ना? किसकी कब्रें खोद रहे हो? एम बदमाश तिरस्कार से, हा, क्या तुमने सोचा कि पूछते ही हम सब उगल देंगे? एक्स चटखारे लेते हुए, चलो पापा, सुनो तो सही, सालों पहले सुना था पुराने अमीर विदेशियों ने अपनी दौलत यहीं कब्रों में दफनाई थी, चोरी से बचाने के लिए। अब वही खजाना हम ढूंढ रहे हैं। एक और बदमाश बीच में चिल्लाता है कि लीडर, नेथू से मिली पेंटिंग ने यह साबित भी कर दिया। तुम आ गए तो अच्छा हुआ, अब पार्टी डबल मजेदार होगी। हंसी का फव्वारा फूटता है। कयाल विजी डांटते हुए, होश में रहो, मैं इस शहर की सहायक पुलिस आयुक्त हूं। के लीडर बेपरवाह, पदवाले भी आज रात हमारे मेहमान बनेंगे। सिग्नल बजाते ही और बदमाश चारों तरफ से घेर लेते हैं। कयाल विजी सोचती है, स्टेशन को सूचना देनी चाहिए थी, बेवकूफी कर दी मैंने। बदमाश पास आने लगते हैं। एक्स नीच मुस्कान के साथ, घबराओ मत, प्यार से ट्रीट करेंगे, फूलों से नहलाएंगे। कयाल विजी अलर्ट हो जाती है, लेकिन उसकी बंदूक कार में बंद है। एक्सटैन अचानक पीछे से उसे पकड़ लेता है और गर्दन पर चाकू रख देता है। एक्सटैन, ज्यादा फड़फड़ाई तो ये चाकू मक्खन की तरह गर्दन चीर देगा। कयाल विजी जमी हुई है। बदमाश हंसी उड़ा रहे हैं। के लीडर, अब हमारी मेहमान हो तुम, मैडम एसीपी। बदमाश उसे बांधने की कोशिश करते हैं, तभी कयाल विजी अचानक हमला करती है। एक साइड किक से एक गिरा, दूसरे की ठोड़ी पर जोरदार घूंसा। हरीश जो छुपा हुआ था सब देख रहा था। 1 मिनट में पांचों बदमाश जमीन पर पड़े कराहते हैं कि लीडर तालियां बजाते हुए, वाह पापा, ऐसी फाइट तो मैंने फिल्मों में भी नहीं देखी। तभी पीछे से एक्सटैन फिर हमला करता है और कयाल विजी को पकड़ लेता है। कयाल विजी फंस जाती है। हरीश सब कुछ देख रहा है, पर तब तक बाकी बदमाश उसे भी घेर लेते हैं। हरीश शांत लेकिन खतरनाक अंदाज में, जो भी एसीपी पर हाथ डालेगा उसे मैं कब्र में पहुंचाऊंगा। सभी की नजरें घूमती हैं। हरीश सूरज की किरणों के बीच खड़ा है, एक चमकता हुआ सिलहुट। के लीडर हैरान, तुम कौन हो? हरीश आगे बढ़ता है बिना डरे। 2 गुंडे हरीश पर झपटते हैं। अगले ही पल दोनों हवा में उड़कर जमीन पर गिरते हैं। अब सब डरने लगे हैं। एक्स डरते हुए, यह वही है जिसने पेंटिंग खरीदी थी? हरीश सख्त आवाज में, तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए, डुप्लीकेट पेंटिंग खरीद ली, वरना 1 पैसा भी न मिलता। बाकी बदमाश उस पर झपटते हैं, लेकिन हरीश सबको धूल चटा देता है। नेता के भी बच नहीं पाता। एक जबरदस्त घूंसे से वह बेहोश हो जाता है। अब पूरा इलाका शांत। हरीश कयाल विजी के पास आता है, उसकी रस्सियां खोलता है। हरीश चिंतित, कायल, तुम ठीक हो? कयाल विजी कमजोर मुस्कान के साथ, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, पुलिस को बुलाओ। हरीश फोन निकालता है और कॉल करता है। थोड़ी देर बाद कयाल विजी संदेह से, हरीश सच बताओ, तुम कौन हो? हरीश मुस्कुराता है लेकिन जवाब नहीं देता। लेकिन हरीश की चुप्पी ने एक नया रहस्य जन्म दिया। क्या वो दोस्त था या कोई और चेहरा छुपा रहा था? कयाल विजी के सवालों का जवाब अब आने वाले तूफान में छुपा था। सच जानने के लिए सुनते रहिए
एनके ऑडियो स्टोरी तैयार रहिए। एपिसोड हर कदम पर वज्र है। आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, कयाल विजी ने दृढ़ता से कहा। हरीश को पता नहीं था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। वह एक क्षण के लिए स्तब्ध होकर उसकी ओर देखता रहा। कायल, मुझे लगता है कि आप अपने खाली समय में बहुत सारी चीनी फिल्में देखते हैं, उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। हरीश, तुम कब तक न जाने ऐसे ही अभिनय करते रहो। कयाल विजी की पुलिस की नजर उस पर पड़ी। ओह, सच में, जब मैं तुम्हारी बातें सुनता हूं तो मुझे लगता है कि मैं पागल हो रहा हूं। मैं जवान हूं। मैंने कराटे और ताइक्वांडो जैसी बहुत सारी मार्शल आर्ट सीखी। मुझे लगता है कि यह एल्डेस्टन 60 पतिंजरू है। कयाल विजी को अपनी बात पर विश्वास नहीं हुआ। तो आप कह रहे हैं कि मैं ही वह हूं जो सोचता हूं कि यह गलत है? वह अपने निर्णय पर दृढ़ थी। कायल, अगर तुम बिना समझे ऐसे बात कर रही हो तो तुम दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। तुम क्या कहने जा रही हो? थोड़ा और साफ साफ बताओ, हरीश ने अधीरता से पूछा। अंततः सीधे, हरीश, मैं केवल उस आंतरिक शक्ति के बारे में बात कर रहा हूं जो आपने विकसित की है। झूठ मत बोलो कि आप इसके बारे में नहीं जानते। मैं उस पर विश्वास करने वाला हरा बच्चा नहीं हूं। कयाल विजी ने भी कड़ा जवाब दिया। मैंने कुछ अलग अलग मार्शल आर्ट का अध्ययन किया है और आपने इसे कुछ समय पहले ही देखा होगा। वह पहली बार था जब उन्होंने मुझे मारा और धक्का देकर नीचे गिरा दिया। वर्षों से मैंने बिना किसी असफलता के अभ्यास किया है। सिर्फ मैं ही नहीं, कई लोग इसके लिए कई सालों से कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है? ऐसा लगता है कि आप इसे बिना किसी अभ्यास के बहुत आसानी से कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि उचित मार्गदर्शन के बिना ऐसा करना बहुत खतरनाक है। कायल ने इस बार इसे शांति से लिया और कहा। वह हरीश को चुप कराने के लिए बिना कुछ कहे कुछ देर तक उसे देखती रही। सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ लोग यह सब बहुत गुप्त रखना चाहते हैं। मान लीजिए अगर उनका ध्यान आप पर जाता है तो यह एक समस्या है, उसने चिंतित होकर कहा। आप जो कुछ भी कहते हैं उसे देखते हुए यह किसी कॉमिक बुक की जादुई कहानी जैसा लगता है। मुझे लगता है आप मुझे चिढ़ा रहे हैं, हरीश ने अविश्वास से पूछा। मुझ पर भरोसा करो, मैं सच कह रहा हूं, कयाल विजी ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो आप भी उनमें से एक हैं? आप भी इस आंतरिक शक्ति और सब कुछ के बारे में जानते हैं? इस बार हरीश ने भी खुलकर पूछा। उन गोलियों से कयाल विजी की आंखें आधी सो गई थीं। हालांकि उसने खुद पर काबू पा लिया है। हरीश, ऐसी कई चीजें हो रही हैं जिनके बारे में सामान्य लोग नहीं जानते हैं। कुछ शक्तिशाली लोग अपनी शक्ति का उपयोग व्यवसाय विकास के लिए करते हैं। मुझे नहीं पता कि आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं। आज कई लोगों ने बड़े स्तर का व्यवसाय जीता है, उन्होंने कहा। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें से कुछ शक्तिशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। हरीश कुछ मांगने आया, तभी उसे सायरन सुनाई दी। हरीश ने बाहर झांक कर देखा तो पुलिस की 6-7 गाड़ियां एक कतार में आ रही थीं। आप शासन करने आए हैं, अब मेरे जाने का समय हो गया है, उन्होंने कयाल विजी की ओर देखते हुए कहा। हरीश, क्या तुम यहां 1 मिनट के लिए मेरा इंतजार कर सकते हो? कयाल विजी ने पूछा, जो खड़े होने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसे नींद आने लगी। अब तुम सुरक्षित हो कायल, यह मामला भी समाप्त हो गया है। यदि तुम्हें मामले के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो मैं तुम्हें अपना नंबर दूंगा। इसके अलावा क्या मुझे यकीन है? हरीश ने सोच समझकर पूछा। मैं आपसे मामले के बारे में बात करने के लिए इंतजार करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरी टीम द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने के बाद क्या आप मुझे घर ले जा सकते हैं? कयाल विजी ने कहा। संकोच करना, यह सुनकर हरीश का माथा ठनक गया। आप मुझे इंतजार करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या आप अपनी टीम के सदस्यों के साथ जा सकते हैं? उसने बिना समझे पूछा। नहीं, मैंने कारण पूछा था। क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं? कयाल विजी की आवाज धीरे धीरे निकली। कयाल विजी ने सोचा कि उसके जूनियर्स को पता नहीं चलना चाहिए कि उन हमलावरों ने उसे जबरन गोलियां दी। इससे कार्यस्थल पर उसकी छवि प्रभावित होती है। यह बात हरीश को भी समझ आ गई। ठीक है, मैं तुम्हें ले लूंगा। हरीश के मुताबिक कयाल विजी को राहत मिली है। मेरी कार थोड़ी दूर है,
उसने उसे चाबी दी और खुद को नींद से मुक्त करने के लिए अपना सिर हिलाया। तब तक उसके मातहत वहां आ जाएं। उसने आवश्यक निर्देश दिए और हरीश की ओर देखा। वह समझ गया और जल्दी से जाकर उसकी कार ले आया। मैं घर जा रहा हूं, आप औपचारिकताओं के लिए तैयार हो जाइए। कल सुबह जब मैं स्टेशन पहुंचूंगा तो जांच करूंगा, कयाल विजी ने यथासंभव शांति से कहा। सहमति में सिर हिलाते हुए उनकी टीम के सदस्य तुरंत तितर बितर हो गए। हरीश कयाल विजी का हाथ पकड़कर उसकी कार तक ले जाता है। फिर सुरक्षित रूप से उसके घर तक पहुंचाकर वह उसे उस कमरे में ले गया जो उसने उसे दिखाया था और बिस्तर पर लिटा दिया। जैसे ही कायल विजी सो गई, हरीश सोफे पर बैठ गया और आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। घर, अब हमारी नगर पुलिस को इतना वेतन दिया जाएगा? उसने खुद के बावजूद आश्चर्य से कहा। यह निश्चित रूप से था, क्योंकि चेन्नई के मध्य क्षेत्र में उस बंगले को कुछ करोड़ की आवश्यकता होगी। मेरी मां ने इसे मेरे लिए खरीदा था। उस आधी नींद में भी कयाल विजी ने उसे उत्तर दिया। 1 मिनट बाद, मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि आपके पास इतनी शक्ति कहां से आई। जब आप मुझे पकड़ रहे थे तो मुझे उस अतिरिक्त शक्ति का एहसास हुआ। इससे पहले कि हरीश जवाब देता, वह फिर से बात करने लगी। किसी भी प्रकार का कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं? क्या कोई इसमें आपकी सहायता कर सकता है? उसने पूछा। वह मदद करना? हरीश ने सोच समझकर भौहें सिकोड़ लीं। याद है वो 2 गोलियां जो दीपक ने तोहफे में दी थीं? शायद इसमें कुछ है। दीपक ने यह कहकर पी लिया कि हमारा शरीर ताकतवर हो रहा है, तो जरूर उस गोली में कुछ गड़बड़ है। लेकिन क्या एक गोली खाने से इतनी ताकत आ सकती है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हरीश सोच में पड़ गया। यदि आप नहीं चाहते तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन एक बात याद रखें, यह इस बारे में है कि आपके पास कितनी शक्ति है। अगर कोई नहीं जानता, देखो जब कयाल विजी बोल रही है। उन्होंने भाषण बीच में ही बंद कर दिया और गहरी नींद में सो गईं। तुम हमारे घर में इस गाने के लिए क्यों सोए? क्या तुम्हें मुझ पर ऐसा भरोसा है? हरीश ने मन ही मन सोचा और आश्चर्यचकित रह गया। इधर उधर देखने पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। उसे कयाल विजी के शब्द याद आए। उसने फोन उठाया और दीपक को फोन किया। मुझे बताओ हरीश, इस समय क्या है? आवाज सुनने के लिए दूसरे छोर पर दीपक हैं। दीपक, तुमने मुझे 2 गोलियां नहीं दी। मैं जानना चाहता हूं कि उनमें क्या है। हरीश सीधे मुद्दे पर आया। 1 मिनट रुकें, मैं इसके बारे में सोचूंगा। एक आपकी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए, एक और टैबलेट आपके फोकस को बढ़ाने के लिए। दीपक भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। हां, आप अचानक उन गोलियों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या उन्हें खाने से आपके शरीर पर कुछ असर हुआ? दीपक की आवाज घबराई हुई लग रही थी। यह कुछ भी नहीं है, चिंता मत करो, मैंने सिर्फ जानने के लिए पूछा था। खैर, अपना काम जारी रखें, हरीश ने कहा और फोन काट दिया। हरीश ने कयाल विजी की बात और दीपक के उत्तर के बारे में सोचा। वह किसी अंग्रेजी फिल्म की तरह आंतरिक शक्ति महाशक्ति के बारे में एक कहानी बता रहा है। वह अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए गोलियां ले रहा है। वास्तव में मेरे शरीर को क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा। जैसे कि उसे इसके बारे में इतना सोचने से सिरदर्द हो रहा हो, वह उस विचार से बाहर आया और अपनी आंखों से कायल विजी के कमरे के चारों ओर रेंगने लगा। उसके ठीक सामने एक किताबों की शेल्फ थी, जिसका ऊपरी स्तर मार्शल आर्ट और प्राकृतिक स्वास्थ्य मार्गदर्शिकाओं पर पुस्तकों से भरा हुआ था। एक ही शेल्फ पर फटे कवर वाली 2 पुरानी किताबों ने हरीश का ध्यान खींचा। वह धीरे से उठा और 2 किताबें ले लीं। पहली पुस्तक आपकी आंतरिक शक्ति नामक अनुवादित पुस्तक थी। हरीश ने तुरंत इसके पन्ने पलटे, क्योंकि इसमें कायल विजी ने कुछ समय पहले उसे जो कुछ बताया था उसका स्पष्ट विवरण था। अब वह पहले से कहीं अधिक तेजी से पढ़ सकता था। उसने जल्दी जल्दी पूरी किताब पढ़ ली। वह उसने इसे एक तरफ रख दिया और दूसरे को अलग कर दिया। उस पुस्तक में सकारात्मक कंपन औषधि निर्देश हरीश के लिए अब तक की पुस्तकें हैं और प्राकृतिक तैयारी पर चित्रित किया गया था। ये सभी नई चीजें थीं जो पहले कभी नहीं देखी गई थीं। हरीश ने पूरी रात अपनी आंखें खुली रखते हुए एक भी पंक्ति छोड़े बिना उन दोनों पुस्तकों को पढ़ा। कायल विगली सुबह उठी तो उसने देखा कि हरीश अभी भी सोफे पर बैठा है। वह अचंभित थी। वह बिस्तर से उछल पड़ी और बोली, तुम कल रात घर नहीं गए?
क्या यहीं रह गए? उसने पूछा घबराहट के साथ। हाँ, मुझे कहो कि मैं तुम्हें घर ले आऊं। तुम लेट जाओ और अच्छी नींद लो। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? कोई उन चोरों का साथी है जिन्हें हमने पकड़ा है और वह तुम्हारी तलाश कर रहा है। आपने क्या किया? यहां यही होना चाहिए, हरीश ने उसे समझाया। हालांकि उसने खींच लिया। वह झेंप गई। मैं समझता हूं एसीपी महोदया, मुझे यकीन है कि मैं इसका खुलासा नहीं करूंगा। इसे हमारे पास एक छोटा सा रहस्य रहने दीजिए। हरीश उससे स्वाभाविक रूप से बात करता है और कयाल विजी भी सामान्य मोड में आ जाती है। क्या तुम सारी रात बिना सोए यहीं पड़े रहे? कयाल विजी को सुनकर हरीश कुछ सोचते हुए जोर से हंसा। उसने असमंजस से उसकी ओर देखा। नहीं, तुम रात की नींद में मुझसे जाओ आओ कहकर बात करती थीं। अब अचानक सम्मानपूर्वक बोलना अलग बात है। यह सही है, अगर तुम्हें सहज महसूस हो तो तुम ऐसे बात कर सकते हो। हरीश ने अनुमति दे दी। तब आप और मैं सामान्य रूप से बात कर सकते हैं। कयाल विजी भी मित्रतापूर्ण तरीके से उसकी ओर देखकर मुस्कुराए। उसी वक्त उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। एक सुंदर, लेकिन हरीश, तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुमने पूरी रात नींद नहीं ली है। तुम बहुत ताजा लग रहे हो, कयाल विजी ने सोच समझकर कहा। ठीक है, अब आप कैसे हैं? क्या आपने वह गोली लेने के बाद कुछ और किया? हरीश की बोली बदल गई। वह 2 गोलियां हैं, अब मैं ठीक हूं, उसने कहा। फिर उसने हरीश के हाथ की ओर देखा। जो किताबें वहां थीं, मैं इस किताब की तरह ही अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करना चाहती हूं। लेकिन उसने अचानक अपनी आंखों में एक अजीब सा भाव लेकर कहा, मुझे नहीं लगता कि यह उतना मुश्किल होगा। यह सुनकर कयाल विजी ने भौहें उठाईं और उसकी ओर देखा। तुम्हें नहीं पता कि यह सब अभ्यास करने में कितना समय लगता है, इसलिए तुम ऐसी बातें करते हो। जैसे ही उसने कहा, हरीश के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। ठीक है, मुझे अब काम पर जाना है, उसने परोक्ष रूप से उसे चले जाने को कहा। हरीश चेहरे पर मुस्कान लेकर सोफे से उठा और अपनी जेब से एक लाल और भूरे रंग की गोली निकाली और उसे वहीं छोटी मेज पर रख दिया। हरीश ने कहा, मैंने इसे विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया है। मुझे लगता है कि इससे आपको मदद मिलेगी। उसका अंडा कयाल विजी ने चौड़ी आंखों से इसे देखा। क्या आपने उस पुस्तक में जड़ी बूटी औषधि स्वयं तैयार करने का प्रयास किया? क्या आपने इसे एक रात में पढ़ा? आखिरकार वह हैरान होकर सवालों पर ढेर हो गई। अच्छा, अब तुम क्या करना चाहते हो? उसने उत्सुकता से पूछा। किसी कारण से कयाल विजी को हरीश पर भरोसा हो गया। हरीश रात भर उन किताबों को पढ़ता रहा और उसे हर्बल चिकित्सा की बुनियादी बातें पता चलीं। इसलिए उन्होंने किताब में दी गई विधि का पालन करने और कयाल विजी की मदद के लिए एक हर्बल दवा तैयार करने का फैसला किया। उसके अंत में मुझे लाल और भूरे रंग की गोली मिली। देखने में यह बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा दीपक ने उसे दिया था। अगर तुम इसे खाओगे तो क्या होगा? कयाला विजी ने फिर पूछा। मैं वास्तव में नहीं जानता, हरीश ने ईमानदारी से उत्तर दिया। उसने अपनी रसोई से सामग्री का उपयोग करके गोली तैयार की थी। वह सोचने लगा कि क्या उसे बताना चाहिए या नहीं। क्या तुम यह नहीं जानती दवा तैयार करने के लिए? क्या तुम नहीं जानती कि इससे मुझे कितनी मदद मिलेगी? नेजामा, कयाल विजी की आवाज में झुंझलाहट की झलक थी। मैं यह नहीं कह रहा कि मुझे नहीं पता। क्या तुम अब यह गोली खाओगे या नहीं? हरीश ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। कयाल विजी ने टेबलेट को देखा। उसने पूछा, तुमने इस तरह अकेले ही एक गोली खा ली, इसीलिए तुम्हें विशेष पावर मिली? वह हरीश 1 मिनट के लिए स्तब्ध रह गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या उत्तर दे। यदि आप इसे नहीं खाना चाहते तो कोई बात नहीं, वह उसे वापस लेने गया। किसने कहा कि मुझे यह नहीं चाहिए? कयाल विजी ने जल्दी से गोली खरीदी और अपने मुंह में रख ली और पानी पी लिया। हरीश ने धड़कते दिल से उसकी ओर देखा। आगे जानने के लिए सुनते रहिए एनके ऑडियो स्टोरी। जब झर जुबां से नहीं आंखों से बहे, तब समझो खेल किसी मामूली धोखे का नहीं, एक गहरे षड्यंत्र का है। एपिसोड में आपका स्वागत है। एक विषैले सांप का जहर। यह कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं, बल्कि विश्वास, लालच और बदले की चालों की भी है। हरीश की वापसी, सैंटाना का निवेदन
और एक ऐसा प्रस्ताव जिसने पूरे परिवार को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो कान खोलकर सुनिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपके सोच से भी परे है। एपिसोड: एक विषैले सांप का जहर। कयाल विजी ने गोली निगल ली और हरीश ने उसकी पिटाई कर दी। ध्यान से देखें, 5 मिनट बीत गए। आपको पता है? उसने पूछा। हरीश कुछ बदलावों को लेकर उत्सुक है। मुझे बस इतना पता है कि मैं आज कार्यालय में 5 मिनट देर से पहुंचूंगा, कयाल विजी ने कहा। व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर दिया। क्या आपने नुस्खा का सही ढंग से पालन किया? उसने पूछा। मैं कन्फॉर्मा नहीं जानता, असल में किसी और ने मुझे टेबलेट दी थी। हरीश शर्मिंदगी से गुर्राने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन दोनों को लगने लगा कि गोली बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। किताब गंभीरता से पढ़ी गई थी, लेकिन इसमें मौजूद किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया। वास्तव में जब हरीश थक रहा था तो अचानक उसका फोन बजा। कॉलर आईडी पर सैंटाना का नाम आया और उसने फोन उठाया। थोड़ा विलंब। मुझे बताओ सैंटाना, उसने कहा। हरी, तुम कहां हो? पिताजी विदेश से आए हैं, क्या तुम हमारे घर आ सकते हो? उसने पूछा। क्या चाचा आए हैं? लेकिन सैंटाना, तुम नहीं जानती, मैं उस घर में नहीं आऊंगा। मैं चाचा से कहीं मिलूंगा और बात करूंगा। हरीश के मुताबिक कुछ देर तक उधर से कोई आवाज नहीं आई। क्या हो रहा है सैंटाना? क्या आप लाइन पर हैं? हरीश ने घबराते हुए पूछा। हैरी, तुम सिर्फ इस एक बात को लेकर इतने अड़े हुए क्यों हो? कृपया इसे सिर्फ एक बार मेरे लिए पढ़ो, सैंटाना ने विनती भरे स्वर में पूछा। सब कुछ जानने के बाद भी तुम यह कैसे पूछ सकती हो बेबी? तुम्हें इस तरह अपमानित कैसे किया जा सकता है? क्या मैं उस घर में कदम रख सकता हूं? मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूं, जिसने कम से कम एक बार मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, हरीश ने दृढ़ता से कहा। उसने उस तरफ से सैंटाना को रोते हुए सुना। अचानक हरीश उसके रोने से दुखी हो गया। उसने उसके लिए बहुत सारे अपमान सहे हैं, लेकिन इस बार जो हुआ वह इतनी आसानी से पचा नहीं सका। हालांकि अब वह पत्थर दिल से सैंटाना का रोना नहीं सुन सकता था। ठीक है सैंटाना, मैं तुम्हारे लिए वहां रहूंगा, लेकिन केवल एक शर्त है। मैं वहां ठीक 10 मिनट के लिए रहूंगा। मैं उससे 1 मिनट भी अधिक वहां नहीं रहूंगा। बस इसके लिए ठीक कहो और मैं वहां पहुंच जाऊंगा। हरीश व सैंटाना के लिए थोड़ा नीचे आया। उसने सोचा कि उसने क्या कहा। मैं आऊंगा और कहूंगा कि बहुत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद हैरी, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जल्दी करो, वह खुश होकर बोली। हरीश ने फोन रख दिया और कयाल विजी आ गया। मुझे जल्दी में जाना होगा। अगर आपको उस मामले से संबंधित किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करें, उसने झट से कहा और दोनों पुराने हाथ में ले लिए। किताबें भी कायल, क्या तुम मुझ पर कुछ समय के लिए इन किताबों का एहसानमंद हो? उसने उससे पूछा। वह उठाओ और जगह साफ करो, कयाल विजी ने सख्ती से कहा। हरीश ने अलविदा कहा और वहां से बाहर आ गए। अतः पावी ने मुझे एक गोली दी, मैंने उसे निगल लिया। मैंने भी उस पर विश्वास किया और अब उसे नौकरी मिल गई। जब उसे गोली नहीं मिली तो वह गाने की तरफ भागा। मुझे नहीं पता कि यह गोली और क्या करेगी। कयाल विजी ने मन ही मन शोक व्यक्त किया। सैंटाना के घर जाते समय हरीश को अपने ससुर की याद आती है। सैंटाना के पिता मथिवन्नन, जो कुछ वर्षों से विदेश में हैं, उनके पारिवारिक व्यवसाय की देखभाल करते हैं। उनकी अचानक वापसी से हरीश को किसी तरह झटका लगा। कुछ ही देर में वह सैंटाना के घर पहुंच गया, जहां एक सेना आई हुई थी। ये लोग एक हैं। ऐसा लगता है जैसे वे ही एक परिवार हैं। वे किसी भी घर में आते जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हरीश ने बोर होते हुए कहा। सैंटाना के घर के हॉल में उसके परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे थे। अनुराधा अपने बेटे मधिवानन के पास रिश्तेदारों के पूरे समूह से घिरी हुई बैठी थी। जैसे ही हरीश अंदर आता है, उनकी नजर उस पर जाती है। क्या तुमने इस तरफ ना आने की कसम खाई है? दादी की दृष्टि उपहास करने वाली थी। उस पर गिरते हुए हरीश भी उसे देखता रह गया। मैं आपके घर कभी नहीं आऊंगा। मैं अपने ससुर से मिलने आया हूं, क्योंकि मेरे गॉडफादर ने मुझसे विनती की थी, उसने मन की आवाज में उत्तर दिया। वह सैंटाना की ओर देखकर मुस्कुराया, जो उसे देखकर उत्सुकता से उसकी ओर दौड़ी। ओह दूल्हे, खरीदो खरीदो, तुम कब आए?
उनके ससुर मधिवानन ने कहा। मैं अभी आया चाचा, क्या आप ठीक हैं? उसने आदरपूर्वक पूछा। हरीश, मैं ठीक हूं। मधिवानन के चेहरे पर हरीश के प्रति कोई प्यार या नफरत नहीं दिखी। आपने अचानक भारत क्यों छोड़ दिया? अनुराधा धन उन्होंने अपने बेटे की ओर देखते हुए पूछा। मां, मुझे हमारे परिवार के लिए एक बढ़िया व्यावसायिक अवसर मिला है, मधिवानन ने उत्साह से कहा, जिसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। कैसा मौका? उसने पूछा। मां, मैं एक शक्तिशाली बिजनेसमैन से मिला हूं। हमें बस उसे एक निश्चित राशि देनी है। कुछ ही दिनों में वह राशि 3 गुना बढ़ जाएगी, मधिवानन ने आंखों में चमक के साथ कहा। हमेशा की तरह परिवार के लोग आपस में इस बारे में बात करने लगे। मधिवाना, आप क्या कह रहे हैं? क्या हम जो राशि जमा करते हैं वह 3 गुना बढ़ रही है? क्या आपने सुना कि आप क्या कह रहे हैं? क्या आप निश्चित हैं? उसने सीधे पूछा। जैसा कि कुछ अन्य लोग कहते हैं, मधिवानन यह सब नहीं देखते हैं। वह अनुराधा को अपना फोन दिखाता है। मां, इसे देखो। जैसे ही उन्होंने कहा, मैंने कुछ भी नहीं गिना। शुरू में मैंने थोड़ी सी राशि का निवेश किया जो मेरे पास थी। आप खुद ही देख लो कि कितना रिटर्न मिला, उसने कहा। अनुराधा ने हॉल में फोन और अन्य लोगों को देखा। उन्होंने यह करके दिखाया। इसमें मधिवानन ने एक निश्चित राशि का निवेश किया और हर 15 दिन में एक बार 3 गुना पैसा उसके बैंक खाते में जमा किया गया। सबूत थे। यह देखकर वहां के लोगों के मन में लालच आ गया। कई के लिए, मधिवाना, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है, लेकिन अब हमारा पारिवारिक व्यवसाय उतना अच्छा नहीं चलेगा। क्योंकि आप इतना कहते हैं, मैं आपको अधिकतम 50 लाख दे सकता हूं। देखते हैं हमें कितना लाभ मिलता है, फिर हम निवेश की मात्रा बढ़ा सकते हैं। यह सही होगा। हम थोड़ा धैर्य रख सकते हैं, उन्होंने सोच समझकर कहा। मां, मेरा दोस्त विदेश में एक बड़ा बिजनेसमैन है। वह इस रकम को लाभदायक कंपनियों में निवेश करता है, इसीलिए वह इतनी बड़ी रकम वापस कर सकता है। हम निश्चित रूप से इससे बहुत पैसा कमाएंगे। मुझ पर विश्वास करो। मधिवानन ने किसी तरह अनुराधा को समझाने की कोशिश की। बनाए रखने के लिए अनुराधा के चेहरे पर एक विचार झलक रहा था। अगर हम ज्यादा सोचेंगे तो वह दूसरा साथी ढूंढ लेगा, फिर हमें इस तरह का अच्छा मौका चूकने का अफसोस होगा। मधिवानन के प्रहारों से अनुराधा थोड़ा हिल गई। अंकल, मुझे नहीं लगता कि यह कोई घोटाला है। आपको अपने दोस्त के बारे में बेहतर तरीके से पूछताछ करनी चाहिए। हरीश, जो इतनी देर से उनकी बातचीत सुन रहा था, अचानक बोला। इससे पहले कि मधिवानन जवाब दे पाते, तिलका उनसे पहले आ गए। लाया, तुम्हारे चाचा इसी बारे में बात कर रहे हैं, है ना? तुम क्यों बीच में आकर बात कर रहे हो? अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो कृपया अपना मुंह बंद रखो, तिलका ने सख्त चेहरे के साथ गुस्से में कहा। आंटी, मैं आपको खेल के बारे में नहीं बताता। अंकल, मेरे दोस्त अंकल को ठीक से नहीं पता कि वह उस पैसे का क्या कर रहे हैं। वह केवल इतना कहते हैं कि वह किसी बड़ी कंपनी में निवेश कर रहे हैं। हम सिर्फ उस पर भरोसा नहीं कर सकते, हम पैसे नहीं दे सकते, हरीश ने धैर्यपूर्वक कहा। परंतु उस परिवार में किसी ने इसका आदर नहीं किया। वह व्यापार के बारे में जो कुछ जानता है, उसके बारे में बात करने आया था। वह सिर्फ एक आदमी है जिसके पास कुछ भी नहीं है। वह हमें सलाह देता है। उनमें से प्रत्येक ने बात करना शुरू कर दिया। सैंटाना को हरीश के बारे में सोचकर असहज महसूस हुआ। हरी, वे ये नहीं समझते कि आप इसे केवल अच्छे के लिए कह रहे हैं। वे फिर से आपके बारे में बात कर रहे हैं। विट्रू, आप कुछ कर रहे हैं, उसने धीरे से उसके कान में कहा। क्या वे सब नहीं जानते और गड्ढे में गिर जाते हैं? बस मुझे मनोरंजन के लिए देख रहे हैं बेबी। ठीक है, तुम्हें भी व्यवसाय में होना चाहिए। तुम्हारे पिता ने जो कहा उसके बारे में तुम क्या सोचते हो? उसने उससे पूछा। सैंटाना ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने जो कहा, मैं निश्चित रूप से उस पर विश्वास नहीं करता हैरी, लेकिन यहां स्थिति थोड़ी गलत है, इसलिए हमें शांत रहना चाहिए। अनुराधा ने हरीश की हर बात पर ध्यान नहीं दिया। वह उन पैसों के बारे में सोच रहा था जो उसके बेटे ने उसे बताया था, और उससे होने वाले लाभ की राशि उसकी आंखों के सामने थी। मधिवाना, हम पहले 5 करोड़ का निवेश क्यों नहीं करते? उसने पूछा। हरीश ने 50 लाख को 5 करोड़ बनते देखा। अगर आप किसी को धोखा देना चाहते हैं तो यह कहना सही है
कि सबसे पहले आपको उसकी चाहत जगानी चाहिए। स्वयं एक महान प्रतिभावान ध्यान मग्न दादी। उसने अपने आप से कहा, क्या तुम इतनी आसानी से धोखा खा जाते हो? मां, आप किस बारे में बात कर रही हैं? हम इतने बुरे नहीं हैं। हम चेन्नई के सबसे अमीर परिवारों में से एक हैं। अगर हम जाकर केवल भिखारियों के 5 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे तो वह सोचेंगे कि हमें उन पर भरोसा नहीं है। उन्होंने हमारे प्रति सम्मान दिखाते हुए सूची में हमारा नाम पहले रखा। अगर हम उनके प्रति समान सम्मान नहीं दिखाते हैं तो यह पूरा सौदा हमारे हाथ में रह जाएगा, यह चला जाएगा, मथिवानन ने जोर देकर कहा। यह सुनकर बाकी लोग चुप हो गए। उनमें से कोई भी ऐसा मौका चूकना नहीं चाहता। ठीक है, फिर आपको क्या लगता है हम अपने परिवार से कितना निवेश कर सकते हैं? आखिरकार अनुराधा ने पूछा। तुरंत मथिवन्नन ने उत्साह से कहा, मां, मुझे लगता है कि हमारे व्यवसाय में उपलब्ध सभी धन का निवेश करना बेहतर है। जैसे ही हमें आवश्यक मात्रा में लाभ मिलेगा, हम वह पैसा वापस ले सकते हैं। यह सुनकर परिवार वालों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। दादी, कृपया सेनज्जू माटी मामा जो कह रहे हैं उसे मत सुनो। मालविका ने सबसे पहले अपना विरोध दर्ज कराया। जैसा कि मेरे चाचा कहते हैं, हम चेन्नई में एक अमीर परिवार नहीं हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। जब ऐसा मामला है तो हम में से किसी को भी पहला दृष्टिकोण अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक घोटाला होना चाहिए, उसने संदेह जताया। मालविका, मैं तुम्हारी दादी से बात कर रहा हूं, कृपया बीच में न बोलें, उसने जल्दी से कहा। मधिवानन, मैं क्या कह रही हूं उसके बारे में मत सोचो अंकल। आप चाहे कुछ भी कहें, मुझे इस पर कोई भरोसा नहीं है। मालविका अपने फैसले पर दृढ़ता से खड़ी रही। अंकल, वे जो कहते हैं वह सही है, आपको इस बारे में 2 बार सोचना चाहिए, अविचलित हरीश ने दोहराया। यह सुनकर थिलाका क्रोधित हो गई। तुम्हें क्या दिक्कत है हरीश? अगर तुम बेवकूफ हो तो यहां हर किसी को वैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है, वह चिल्लाया। वो आक्रामक तरीके से, आंटी, आप समझी नहीं, काश पैसा कमाना इतना आसान होता। इस दुनिया में हर कोई इस समय अमीर होता। हरीश ने यथासंभव उन्हें जाने न देने का प्रयास किया, लेकिन वहां के मूर्खों के कानों तक यह बात कभी नहीं पहुंची। तिलका अपने क्रोध को इससे अधिक न रोक सकीं। यहां मुंह बंद करके रहोगे तो बाहर मत जाना। मालविका ने हरीश को कुछ कहने से रोका। प्रिय चाचा, मुझे लगता है कि आप मुझे इस बड़ी पारिवारिक समस्या में फंसाने जा रहे हैं, उसने कहा। कार्तिक, जो अब तक यह सब देख रहा था, को अचानक एक विचार आया। उसे जो बताया गया वह समझ नहीं आया। मधिवानन विश्वास है, उसने सोचा। कौन मूर्ख है जो 15 दिनों में चुराए गए धन का 3 गुना वापस कर देगा? वह हम सभी को मूर्ख जैसा लगता है। क्या आप जानते हैं, ओह, इस बूढ़ी औरत को कितनी आसानी से धोखा दिया जा सकता है। मुझे इतने लंबे समय तक पता नहीं चला होगा। वह बिल्कुल मालविका जैसा था। उसने एक तरकीब सोची, बनाम, लेकिन अचानक उसने अपना मन बदल लिया। मालविका, मैडी सिद्धप्पा बहुत अच्छे हैं, वह हमारे परिवार के लिए बुरा कैसे सोच सकते हैं? मुझे पता है कि वह जो कह रहे हैं वह वास्तव में एक अच्छा विचार है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा मतलब क्या है कार्थी? पैटी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। कार्तिक सैंटाना के प्रति पैटी का स्नेह तब भी कम नहीं हुआ जब उसे पता चला कि उसने उसके खिलाफ साजिश रची थी। हां दादी, मुझे लगता है कि मैडी चित्तापा मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, उन्होंने एक अच्छे इंसान की तरह कहा। कार्तिक, क्या तुम ठीक हो? जब तुम यह सुनते हो तो क्या तुम्हें पता नहीं चलता कि यह एक धोखाधड़ी है? तुम कहते हो कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं है। मालविका ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। दूसरी ओर हरीश ने कार्तिक की ओर सोच समझ कर देखा। मुझे पता है कि वह एक पागल आदमी है, लेकिन क्या वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो व्यावसायिक मामलों में इतना मूर्खतापूर्ण सोचता है? वह सैंटाना के परिवार को नहीं देख पाएगा। वह आज पुदुशा मामा का समर्थन करने के लिए क्या कर रहा है? हरीश को संदेह हुआ। उसी समय कार्तिक की नजर हरीश पर पड़ी तो उसकी आंखों में जहरीले सांप का जहर नजर आया। आपकी सुरक्षा के लिए मैं कुरूप, बस ये मत देखो कि यहां क्या होने वाला है। चेहरे पर मासूमियत बनाए रखने वाले उस व्यक्ति के दिमाग में
एक बड़ी योजना बन गई थी। जब लालच आंखों पर पर्दा डाल दे तो धोखा हमेशा दरवाजे पर खड़ा मिलता है। मधिवानन का नया व्यापारिक प्रस्ताव सिर्फ एक सौदा नहीं, एक परीक्षा है पूरे परिवार की समझ और भरोसे की। और अब जब कार्तिक भी मैदान में उतर चुका है तो असली खेल बस शुरू हुआ है। क्या हरीश अकेला सच का साथ देगा या यह परिवार किसी गहरी साजिश में फंसने वाला है? जानने के लिए जुड़े रहिए। अगला एपिसोड लेकर आएगा और भी चौंकाने वाले मोड़, केवल इनके ऑडियो। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां रिश्तों की चमक भी लालच की परछाइयों में खो जाती है। एक गोली, एक सौदा और एक ऐसा जाल जो पूरे परिवार को लील सकता है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए एक जहरीले सच की कहानी? सुनिए एपिसोड एक विषैले सांप का जहर। हरीश कयाल विजी को निगलने और गोली मारने के इरादे से घूर रहा था। 5 मिनट बीत गए। क्या आप कोई बदलाव महसूस कर रहे हैं? हरीश ने उत्सुकता से पूछा। उफ, मुझे बस इतना पता है कि मैं आज ऑफिस 5 मिनट देर से पहुंचूंगा, कयाल विजी ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया। क्या आपने नुस्खे का सही से पालन किया? हरीश ने पूछा। मैं कॉनफॉर्मा को नहीं जानता, एक्चुअला ने मुझे एक टैबलेट दी थी। एक और आदमी, हरीश शर्मिंदगी में बुदबुदाया। जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें लगने लगा कि गोली का कोई असर नहीं हो रहा। किताब गंभीरता से पढ़ी गई थी लेकिन वास्तव में किसी भी सामग्री का उपयोग नहीं किया गया था। जब हरीश थकने लगा तभी उसका फोन बजा। कॉलर आईडी पर सैंटाना का नाम चमका और वह फोन लेकर दूर चला गया। बताओ सैंटाना, उसने कहा। हरी, तुम कहां हो? पिताजी विदेश से लौटे हैं, क्या तुम घर आ सकते हो? उसने पूछा। क्या अंकल आ गए? लेकिन सैंटाना, तुम नहीं जानती, मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगा। मैं अंकल से कहीं और मिल लूंगा, हरीश ने दृढ़ता से कहा। थोड़ी देर उधर से कोई आवाज नहीं आई। क्या हुआ सैंटाना, लाइन पर हो? उसने घबराते हुए पूछा। हैरी, तुम सिर्फ इस एक बात पर इतने अड़े हुए क्यों हो? प्लीज सिर्फ एक बार मेरे लिए आ जाओ, सैंटाना ने विनती भरे स्वर में कहा। सब कुछ जानते हुए भी तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? उस अपमान के बाद मैं उस घर में कैसे जा सकता हूं? मुझे कम से कम एक बार खुद को साबित करने दो, हरीश ने कहा। और उधर से अचानक सैंटाना की सिसकी सुनाई दी। वो उसके आंसू नहीं सह सका। ठीक है सैंटाना, मैं तुम्हारे लिए वहां आऊंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं वहां सिर्फ 10 मिनट रहूंगा, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। अगर ये ठीक है तो मैं आ रहा हूं। उसने सोचा उसके लिए यह कह देना काफी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हैरी, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी आओ, वह खुशी से बोली। हरीश ने फोन काटा और कयाल विजी की ओर मुड़ा। मुझे थोड़ी जल्दी निकलना होगा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल कर लेना, उसने कहा और 2 पुरानी किताबें उठाईं। कायल, क्या तुम इन किताबों को कुछ समय के लिए संभाल सकते हो? हरीश ने पूछा। इन्हें ले जाओ और मेरी जगह खाली करो, कयाल विजी ने सख्ती से कहा। हरीश ने अलविदा कहा और निकल पड़ा। अथापवी ने मुझे गोली दी और मैंने उस पर भरोसा कर लिया। अब जब उसे नौकरी मिल गई तो वो गाने गा रहा है। पता नहीं ये गोली और क्या करेगी, कयाल विजी ने खुद से अफसोस जताया। सैंटाना के घर जाते समय हरीश को अपने ससुर मथिवानन की याद आई, जो वर्षों से विदेश में रहकर पारिवारिक व्यापार संभाल रहे थे। उनकी अचानक वापसी से हरीश को झटका लगा। कुछ ही देर में वह सैंटाना के घर पहुंच गया। वहां एक भीड़ थी। क्या ये वही लोग हैं? लगता है हर घर में ऐसा ही कुछ होता है, हरीश ने बोरियत से सोचा। हॉल में सैंटाना का पूरा परिवार इकट्ठा था। अनुराधा अपने बेटे मथिवानन के पास बैठी थीं। चारों ओर रिश्तेदार जमा थे। जैसे ही हरीश अंदर आया, सबकी निगाहें उस पर पड़ी। क्या तुमने कसम खाई थी कि यहां कभी नहीं आओगे? पैठी ने व्यंग्यात्मक नजर से देखा। हरीश ने शांत भाव से जवाब दिया, मैं आपके घर नहीं आया, मैं अपने ससुर से मिलने आया हूं, क्योंकि मेरी पत्नी ने विनती की थी। वो सैंटाना की ओर मुस्कुराया, जो उसे देखकर उत्सुकता से उसकी ओर दौड़ी। ओह दूल्हे राजा, कब आए? मथिवानन बोले। अभी आया अंकल, आप कैसे हैं? हरीश ने आदरपूर्वक पूछा। मैं ठीक हूं, मथिवानन ने सपाट लहजे में कहा। आप अचानक भारत क्यों लौटे? अनुराधा ने पूछा। मां,
हमारे परिवार के लिए बेहतरीन व्यापारिक अवसर मिला है, मथिवानन ने उत्साह से कहा। कैसा अवसर? अनुराधा ने उत्सुकता से पूछा। मैं एक ताकतवर बिजनेसमैन से मिला हूं। हमें बस एक निश्चित रकम निवेश करनी है और कुछ ही दिनों में वह 3 गुना हो जाएगी, मथिवानन ने बताया। परिवार के सदस्य इस पर चर्चा करने लगे। क्या आप वाकई में मानते हैं कि जमा की गई राशि 3 गुना हो जाएगी? किसी ने पूछा। मथिवानन ने अनुराधा को फोन पर बैंक स्टेटमेंट दिखाया, जिसमें हर 15 दिन में 3 गुना रिटर्न का रिकॉर्ड था। मां, देखो, मैंने पहले छोटी राशि निवेश की थी और ये देखिए कितना लाभ मिला, उसने कहा। कई लोग लालच में आ गए। मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दे सकती हूं, देख लें, अगर लाभ हुआ तो और निवेश करेंगे, अनुराधा बोली। मां, वह पैसा बड़ी कंपनियों में निवेश करता है, हम बहुत कमा सकते हैं, मुझे भरोसा रखो, मथिवानन बोला। अनुराधा थोड़ी असमंजस में पड़ गई। हरीश अब तक शांत था, लेकिन अब बोला, अंकल, मुझे नहीं लगता कि यह कोई ठोस सौदा है। बेहतर होगा कि आप अपने दोस्त के बारे में और जानकारी लें। थिलका बीच में आ गई। तुम्हारे चाचा बात कर रहे हैं और तुम बीच में टांग अड़ा रहे हो, चुप रहो, उन्होंने गुस्से से कहा। मैं आपको सिर्फ यह कह रहा हूं कि आंख बंद करके किसी को पैसा न दें, हरीश ने संयम से कहा। परिवार ने उसकी बात नहीं मानी। सब मजाक उड़ाने लगे। ये हमें सिखा रहा है कैसे पैसा कमाएं। सैंटाना असहज हो गई। हैरी, वे नहीं समझेंगे, चलो, उसने फुसफुसाकर कहा। तुम्हारे पापा के बारे में क्या सोचती हो? हरीश ने पूछा। मैं भरोसा नहीं करती, पर अभी चुप रहना ही ठीक होगा, सैंटाना ने कहा। हम 5 करोड़ क्यों ना निवेश करें? अनुराधा ने पूछा। हरीश ने देखा कि 50 लाख अब 5 करोड़ में बदल चुके हैं। अगर किसी को धोखा देना है तो लालच से शुरू करना चाहिए, हरीश ने सोचा। मां, 5 करोड़ बहुत कम है, हमें ज्यादा निवेश करना चाहिए ताकि हमारा नाम सम्मान से लिया जाए, मथिवानन ने जोर दिया। तो हम कितना निवेश करें? अनुराधा ने पूछा। मां, जितना भी धन इकट्ठा हो सके सब डाल दें, रिटर्न मिलते ही निकाल लेंगे, मथिवानन ने कहा। मालविका ने विरोध किया। यह घोटाला है। मालविका, बीच में मत बोलो, मथिवानन बोला। मैं मानती नहीं हूं, मालविका अड़ी रही। अंकल, कृपया सोचें, हरीश ने दोहराया। अगर तुम बेवकूफ हो तो सब बेवकूफ हैं, थिलका चिल्लाई। अगर पैसा कमाना इतना आसान होता तो सब अमीर होते, हरीश ने संयम से कहा। चुप रहो और यहीं रुको, थिलका बोली। मालविका ने रोका। आप मुझे किसी बड़ी मुसीबत में डाल रहे हैं चाचा। कार्तिक, जो अब तक चुप था, अचानक बोला। मैडी सिद्दप्पा बहुत अच्छे हैं, वो हमारे लिए बुरा नहीं सोच सकते। क्या? दादी चौंकी। हां दादी, मुझे भरोसा है, कार्तिक बोला। क्या तुम पागल हो? मालविका बोली। हरीश ने सोचा, क्या यह वही कार्तिक है या कुछ और चल रहा है? कार्तिक की आंखों में चमक थी। सांप के जहर का पता चल गया था। क्या तुमने मुझे बचाने के लिए खुद को कुरूप बना दिया? देखो अब क्या होने वाला है। जब लालच अंधा कर दे और अपनों की आवाज भी धोखे में दब जाए, तो झड़ सिर्फ सांपों में नहीं, इंसानों के इरादों में भी होता है। कार्तिक की चुप्पी, हरीश का शक और मथिवानन की चाल। क्या इस परिवार को बर्बादी से कोई बचा पाएगा? जाने के लिए जुड़े रहिए एन के ऑडियो स्टोरीज में, जहां हर कहानी छोड़ती है एक गूंज आपके जहन में। कभी कभी एक चाल पूरी जिंदगी को बदल देती है। जब परिवार की बिसात पर विश्वास, धोखा, लालच और प्यार एक साथ मोहरे बनकर उतरते हैं, तब हर रिश्ते की असलियत सामने आने लगती है। कार्तिक की चाल, मधिवानन की मणियता और सैंटाना का हरीश के लिए उठाया गया निर्णायक कदम, सब कुछ इस खेल का हिस्सा है, जिसका नाम है शतरंज का शिकार। क्या प्यार इस खेल को जीत पाएगा या एक और घर टूट जाएगा राजनीति की चालों में? जानिए इस जबरदस्त पारिवारिक ड्रामा की अगली कड़ी में, शतरंज का शिकार, सिर्फ एन के ऑडियो स्टोरी पर। सुनना न भूलें, क्योंकि हर मोहरा अपनी जगह बदल रहा है। एपिसोड शतरंज का शिकार। कार्तिक अचानक अपने चाचा के विचार के पक्ष में बोलता है और हरीश उसे संदेह से देखता है। जैसा उसने सोचा था, कार्तिक ने मन ही मन एक योजना बना ली थी। अगर यह दादी अपने बेटे की बात मानकर कंपनी में सारा पैसा निवेश करने का फैसला करती है,
तो यह एक तरह से हमारे लिए भी अच्छा है। बिना किसी को पता चले यह एक बड़ी रकम है। हम इसे अपने व्यक्तिगत खाते में भेज सकते हैं। मान लीजिए अगर खरीदार ने धोखा भी दिया तो दोष मधिवानन सिद्धप्पा पर आएगा। हम में से किसी को भी इस पर संदेह नहीं होगा। इतना ही नहीं, जब कंपनी का सारा पैसा चला गया तो सेंटाना फैमिलिया ने कहा, हर कोई दादी से नफरत करता है। इसके अलावा हमारे यहां जो होगा वह कानून होगा। हरीश और सेंटाना को पता चल जाएगा कि अगर इस कर्तव्य को दुश्मनी मिल गई तो क्या होगा। कार्तिक एक गेंद पर कई छक्के लगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सेंटाना के पिता के समर्थन में बात की। हरीश इसके खिलाफ कुछ कहने ही वाला था, लेकिन सेंटाना ने उसे रोक दिया। दूसरी ओर मालविका ने भी जितना हो सके संघर्ष किया। मालविका, मैंने तुम्हारे साथ क्या विश्वासघात किया है? जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? मधिवानन ने उदास होकर पूछा। इस तरह आपस में बातें करते हुए क्या सब लोग शांत रहेंगे? अनुराधा गुस्से से चिल्लाई। उन्होंने सबसे पहले हरीश को देखा। यह हमारे लिए पारिवारिक मामला है, इसलिए हम इसका इंतजार कर रहे हैं। हरीश ने गुस्से में कहा, आपकी बात यहां कोई नहीं सुनेगा। सभी लोग दिलचस्पी से दादी का चेहरा देख रहे थे। दादी गहरी सोच में पड़ गईं। उन्होंने कहा, मैंने इस निवेश के लिए अपने पारिवारिक व्यवसाय से सारी रकम मथिवन्नन को देने का फैसला किया है। दादी, आप जल्दी करो, मालविका ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मालविका, मैंने फैसला कर लिया है, तुम अब इस बारे में बात नहीं करोगी, आखिरकार पैठी ने कहा और चुप हो गई। मालविका यह सुनकर मधिवानन बहुत खुश हुए। मां, किसी बात की चिंता मत करो। मेरी भविष्यवाणी के अनुसार पहली बार में केवल 200 करोड़ का संपूर्ण लाभ मिलेगा, उसने उत्साह से कहा। अगले कदम के रूप में वे पारिवारिक व्यवसाय से लेकर सभी के लिए हैं। उन्होंने आदेश दिया कि सभी उपलब्ध शेयर धन मथिवन्नन के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाए। जब यह चल रहा होता है, बिना किसी को पता चले, कार्तिक अंदर आता है और अपने स्मार्टफोन को देखता है और रहस्यमय ढंग से मुस्कुराता है। हरीश और मालविका कुछ और नहीं कर सके और एक तरफ हट गए। उसके बाद जब सब लोग तितर बितर हो गए तो हरीश ने अपनी घड़ी की ओर देखा। उसे आए हुए 5 मिनट बीत चुके थे। यह सोचकर कि 5 मिनट के भीतर पूरे परिवार ने अपना सारा पैसा मधिवानन को देने का फैसला किया, हंसी आ गई। हरीश को शतरंज के कितने भी शिकार आए, उन्हें सुधारा नहीं जा सकता। वित्त कंपनी एक ईमू मुर्गे की तलाश में गई और अंततः धोखा खा गई। उन्होंने अफसोस जताया। उन्होंने फैसला किया कि वह जा सकते हैं। तभी तिलका ने अपने पति को देखा। उसे बताएं कि उसके जाने से पहले हमने क्या बात की थी। चुप रहो, इतनी जल्दी क्यों है? चलो इस बारे में अपनी बेटी से बात करते हैं। मधिवानन ने थिलाका को चुप रहने के लिए कहा। वह मेरी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती, तो चलो आज ही उसे भी मारकर इस बात का फैसला कर लेते हैं। तिलका स्तब्ध रह गए। ठीक है, अब क्या? आपको तुरंत बात करने की जरूरत है, बस इतना ही, उन्होंने कहा। सेंटाना ने अपनी बेटी को यहां आकर बैठने के लिए बुलाया। मुझे बताओ क्या? सेंटाना उसके सामने बैठी थी। तिलका ने अपने ससुर को जो जजा दिखाया था, उसे देखकर हरीश की भौहें तन गईं और उसने उसे सोच समझकर वहां चलते देखा। संदाना, मैं यहां सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं आया हूं। मैं एक और महत्वपूर्ण बात के बारे में बात करना चाहता हूं। जैसे ही वह घबराने लगा, सेंटाना ने असमंजस में उसकी ओर देखा। आप एक अमीर विदेशी हैं। मेरा एक दोस्त है जिसका एक प्रेमी है। वह शानदार है, वह सुंदर भी है, उसका अपना खुद का व्यवसाय है। ठीक है, वही खींचता है आपको। पिताजी, क्या आप समझ रहे हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं पहले ही शादी कर रहा हूं, सेंटाना ने गुस्से से कहा और उसका चेहरा लाल हो गया। हरीश ने अपनी पैनी निगाह अपने ससुर पर जमा दी, जो बिना यह देखे कि वह वहीं खड़ा है, इस बारे में बात कर रहा था। हां, एक बड़ी शादी। हमने आपकी शादी हरीश से केवल उसी कारण से की जो मैं चाहता था। लगभग 2 साल बीत चुके हैं और तीसरा साल शुरू हो गया है। मैं आपको शादी के बाद आपके जीवन में जो कुछ अच्छा हुआ उसके बारे में बताता हूं। जब मैं विदेश में था तो क्या आपकी मां ने मुझे वह सब कुछ बताया जो यहां हुआ था? आपके पति हमेशा, आपकी दादी,
हमें अपना सिर झुकाकर रखना होगा। कम से कम यदि आप चाहते हैं कि हमारा कोई उत्तराधिकारी हो तो मैं यही करने आया हूं। माधवानंद बोलते रहे। LDIT लॉयड डैडी, हरीश और सैंटाना एक ही समय में चिल्लाए। आप दोनों को एक बात स्पष्ट होनी चाहिए। हरीश, मैं कभी तलाक नहीं लेने जा रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप सब क्या सोच रहे हैं और आप इस मामले पर क्यों बात कर रहे हैं। वह काम पर जाए बिना बेकार रहता था। मैंने एक दिन भी नहीं सोचा था कि उसे तलाक मिलेगा। जब ऐसा है तो हरीश के लिए चीजें कितनी बदल गई हैं। तुम्हें पता है, उसने मेरे लिए काम करना भी शुरू कर दिया। तुमने मुझसे कैसे उम्मीद की कि मैं उसे इस स्थिति में छोड़ दूंगी? सैंटाना, जो अपने गुस्से के चरम पर थी, ने हरीश की खातिर अपने पिता से सवाल किया। संदाना, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? हाँ, मैंने तुम्हारे पिता से कहा था कि मैं तुम्हें तलाक देकर दूसरी शादी करना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले उससे कहां बात करनी है? ये देखो, परिवार के सदस्यों ने अतीत में तुम्हारे पिता के व्यवसाय में हस्तक्षेप किया और नकारात्मक बातें की। उनके मन में तुम्हारे पिता के लिए कोई प्यार या सम्मान नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना शर्मिंदा था? तिलका ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मां हरि ने यह हमारी चिंता के कारण कहा। सच कहूं तो मुझे पिताजी द्वारा कही गई बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं है। इससे भी अधिक मैं इसे हमारे रिश्तेदारों के सामने नहीं कहना चाहता। हरि ने इसे खुले तौर पर कहा। यही अंतर है। अब जब मैंने यह कहा है तो क्या तुम ये मानोगे कि मुझे तुमसे स्नेह नहीं है? अब मुझे बोझिल करने की कोशिश मत करो हरिया, सैंटाना ने सीधे थिलाका से कहा। चेहरे पर मैं कितना भी कहूं, सैंटाना क्यों नहीं समझेगी? गोताखोरी करो और फिर तुम्हारा जीवन अच्छा होगा, थिलाका ने फिर जोर देकर कहा। मां, यह सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। जब ऐसी स्थिति आती कि मेरी मां को 4 करोड़ रुपए के बिना मेरा व्यवसाय बंद करना पड़ता तो आपके परिवार का कोई भी सदस्य पैसे उधार लेकर मेरी मदद नहीं करता। वह मेरे पति ही थे जिन्होंने मेरी देखभाल की और यह नकद आण लिया। तभी वह आपके लिए खुश होंगे। आप उन पर भरोसा नहीं करते। हो सकता है, लेकिन मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है, सैंटाना ने पति शब्द पर जोर देते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर हरीश को ऐसा लगा मानो वह ठंडे नियाग्रा फॉल्स के नीचे खड़ा हो। क्या तुम्हें लगता है कि उसके पास अभी भी इस घर में जगह है, सैंटाना? थिलाका ने कथित तौर पर उसे ब्लैकमेल किया। सैंटाना उस पर हंसा। मां, क्या आप एक को जानती हैं? पहले तो हैरी ने जिद पकड़ ली कि वह यहां कभी नहीं आएगा। वह यहां केवल मेरे लिए आया था क्योंकि मैंने उससे विनती की थी। वह यहां इस शर्त पर आए थे कि वह सिर्फ 10 मिनट ही रुकेंगे। तुम अभी भी उसके पुराने स्वरूप के बारे में सोच रही हो हरीशा। अब मेरा हरी मेरे लिए कुछ भी करेगा। यह कहते हुए सैंटाना का चेहरा गर्व से चमक उठा। इसे रोको सैंटाना, इस तरह के सिनेमाए संवाद के लिए पूछना अच्छा नहीं है। जीवन में कोई मतलब नहीं है। यह अब खत्म हो गया है। मैं कहता हूं, कल सुबह हम वकील के कार्यालय में जाएंगे। हम तलाक के लिए आवेदन करेंगे। यह मेरा अंतिम निर्णय है। इस घर में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो मेरे फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं, मधिवानंद ने कहा। सैंटाना ने उसे घृणा से देखा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। तुम दोनों मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? क्या आप सोच रहे हैं कि मैं यहां हूं क्योंकि जाने के लिए कोई जगह नहीं है? बस ऐसा नहीं है। स्नेह के कारण ही तुम दोनों वहां हो। जब मेरे पति अपमानित होकर बाहर चले गए तब भी मैं यहीं थी। इतने समय तक यहां रहने के बाद वह तुरंत आप सभी को छोड़कर चला गया। हरि ने भी मुझे यह कहकर यह घर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया कि तुम परेशान हो जाओगी, लेकिन आपके मुंह से ऐसा शब्द कब निकला? यदि इस घर में इससे भी अधिक कुछ होता, यह मेरे लिए कोई सम्मान की बात नहीं होगी। अतः अब किसी को मेरे लिए कष्ट न सहना पड़े। इसी क्षण मैं अपने पति के साथ बाहर जाऊंगी, उसने कहा और सीधे हरीश के सामने खड़ी हो गई। हरीश, क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे? उसने पूछा। 1 मिनट तक तो वह समझ ही नहीं पाया कि क्या उत्तर दे। मैं उस बच्चे का इंतजार कर रहा हूं। मुस्कुराते हुए वह उसे पसंद आया। दाहिना हाथ सैंटाना ने अब पीछे मुड़कर अपने माता पिता की ओर देखा। उसने कहा, जब भी तुम अपना मन बदलोगे और हम दोनों को ओना के घर बुलाओगे, तब मैं इस घर के रहने वालों को रौंद दूंगी। यदि आप उसके साथ जाने का निर्णय लेते हैं तो यहां कभी वापस ना आए। मुझे अब उस पर भरोसा नहीं रहा। अंत में
तुम दोनों को एक साथ सड़क पर भीख मांगनी चाहिए, थिलाका ने गुस्से में कहा और अपने हाथ में कॉफी का कप दीवार पर फेंक दिया। बेबी, तुम 1 या 2 मिनट के लिए बाहर रुको, मैं वहां पहुंचूंगा। हरीश कहते हैं। सैंटाना उन्हें क्वेश्चन मार्क के साथ देखता है। प्लीज बेबी, आगे बढ़ो, मुझे आंटी और अंकल से कुछ कहना है, मैं बस इतना ही कहूंगा। हरीश ने आंखें बंद कर लीं और बोला, ठीक है, जल्दी आओ, सैंटाना ने कहा और चला गया। हरीश ने पुष्टि की कि वह चली गई है, वापस अपने ससुर के पास। उसने अपनी सास की ओर देखा। तिलका ने मुड़कर उसकी ओर देखा। आपको और क्या बात करने की जरूरत है? मधिवानन ने सख्ती से पूछा। आंटी 1 मिनट। जैसे ही उसने पुकारा, थिलाका ने उसकी ओर घूर कर देखा। मेरे सैंटाना ने वह सब कुछ कह दिया जो मुझे कहना था। हालांकि मैं आपको केवल कुछ बातें बताऊंगा। अब तक इन परिवार के सदस्यों ने मुझे कई तरह से अपमानित किया है। मैंने सैंटाना के लिए वह सब सह लिया है। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर यदि आप मेरी बात पर विश्वास करते हैं तो क्या मुझे सड़क के बीच में खड़ा होना चाहिए? मेरा मैं पोंटाटी में एक भी दिन ऐसी स्थिति नहीं आने दूंगा। मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। मैं परम धर्म पीठ के लिए अपना स्वयं का साम्राज्य बनाने जा रहा हूं। क्या वह रानी है? अब यह हरीश सिर्फ डर नहीं है जैसा आप सोचते हैं। मैं अपने बेटे के लिए साम्राज्य राजा का निर्माण करने जा रहा हूं। आप सभी को यथाशीघ्र इसे देखने जाना चाहिए। वृत्ता। हरीश ने खेता छोड़ दिया। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर मधिवानन और तिलका दंग रह गए। हरीश देखता है कि सैंटाना दरवाजे के बाहर उदास खड़ी है। उसने उसके हाथ पकड़ लिए और चलने लगा। क्या आप इस मामले में आश्वस्त हैं? हरीश उसकी ओर देखते हुए पूछता है। वहां जो कुछ हुआ उसे देखने के बाद आप यह सवाल पूछ रहे हैं। सैंटाना ने दर्द भरी आंखों से हरी की ओर देखा। उसके बाद उससे कुछ भी पूछे बिना सैंटाना रोने लगी और हरीश ने उसे अपने कंधे पर रखा और उसे सांत्वना दी। उसने पीछे मुड़कर उस घर की ओर देखा जहां वह इतने समय तक रहती थी। मुझे यह निर्णय तुम्हारे और मेरे प्यार हैरी के लिए लेना है। जैसा कि मैंने उनसे कहा, मैं अपना भरोसा वापस नहीं रखूंगा। सैंटाना ने उसकी ओर लालसा भरी आंखों से देखते हुए पूछा। हरीश ने उसे रोका और उसके दोनों गालों को अपने हाथों से पकड़ लिया। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं अभी क्या कह रहा हूं, लेकिन एक ही बात हमेशा याद रखना, मैं जो कुछ भी करता हूं वह केवल आपके भले के लिए करता हूं। अगर आप इस बात को अपने दिल में रख लें तो यही काफी है। वह उससे छिपता है। हरीश ने बातें सोचते हुए यह बात कही। भले ही सैंटाना को ठीक से समझ नहीं आया कि उसने क्या कहा। मुझे तुम पर भरोसा है हैरी, उसने कहा। यह एक शब्द ही काफी है। आई लव यू बेबी। उसने उसका माथा चूम लिया। सैंटाना, जिसकी आंखें भ्रमित थीं, उसने जो कहा उस पर शर्म से हंसा। यह दृश्य देखने में किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसा लग रहा था। अचानक किनारे पर बजने वाले हॉर्न की आवाज सुनकर वे दोनों होश में आ गए। ठीक है, अब हम कहां जा रहे हैं? सैंटाना ने पूछा। तभी मुझे वो याद आया, हरीश को बात। हां, अब मैं यह सब कहां से इकट्ठा करूंगा, उसने सोचा। घबराहट के साथ आगे जानने के लिए सुनते रहिए एनके ऑडियो स्टोरी। एपिसोड ग्रिंच डायलॉग्स। हरीश घर से बाहर आ चुका था। वह स्तब्ध था कि वह सैंटाना को कहां ले जा रहा है। अब वह नए खरीदे गए आलीशान फ्लैट में रह रहा था। अगर वह उसे वहां ले जाता है तो उसे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और खुद को संभाला। सैंटाना, मेरी कार वहीं खड़ी है, चलो, उसने कहा। कार? तुम्हारे पास कैसी कार है? तुम्हें तो स्कूटर पसंद है, उसने सहजता से पूछा। हाँ, लेकिन ये मेरे बॉस की कार है। जब वे तुम्हें छोड़ने जा रहे थे तभी मैंने उनसे कार लेने की अनुमति मांगी थी। हरीश ने इतने आत्मविश्वास से कहा कि सैंटाना को यकीन हो गया। ओह, तुम्हारे बॉस बहुत अच्छे लगते हैं, सैंटाना ने कहा और हैरानी से उस नई स्पोर्ट्स कार को देखा। क्या तुमने सच में इस कार को देखकर मुझ पर भरोसा किया? सैंटाना ने कार की अगली सीट पर बैठते हुए आश्चर्य से पूछा। अगर कार देखकर इतना चौंक रही हो तो सोचो हमारा फ्लैट देखकर क्या होगा। क्या हमें आज ही सारी सच्चाई बता देनी चाहिए? अब और छुपाना ठीक नहीं लगता। हरीश सोच में पड़ गया। जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसने खुद से कहा और कार एसआर टावर्स की ओर मोड़ दी। सैंटाना,
जो अब तक आंखों पर पट्टी बांधे बैठी थी, ने कार से उतरते ही इमारत की ओर देखा। हैरी, तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? ये तो तुम्हारे बॉस का घर है ना? अगर तुम्हारे पास रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी, सैंटाना ने सहजता से कहा। हरीश के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखने लगा। सैंटाना, जब मैंने कहा था कि यह फ्लैट मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, तो क्या तुमने मुझ पर भरोसा किया? उसने पूछा। एक ओर उसका विवेक कह रहा था, सच बता देना बेहतर होगा। दूसरी ओर उसका अनुभव चेतावनी दे रहा था, अगर वह नाराज हो गई तो उसके पास कोई और ठिकाना नहीं है। विचारों की उधेड़बुन के बीच अचानक हरीश को एक आइडिया आया। जैसे ही वे मंजिल पर पहुंचे, बड़ा सा फ्लैट देखकर सैंटाना अवाक रह गई। हरीश, सच बताओ, यह तुम्हारे बॉस का फ्लैट है ना? हमें यहां नहीं रहना चाहिए। चाहे जगह छोटी हो या बड़ी, मैं संभाल लूंगी, सैंटाना ने दोबारा पूछा। हरीश ने उसका हाथ पकड़ा, उसे सोफे पर बैठाया और खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। बेबी, कृपया मेरी बात ध्यान से सुनो। यह फ्लैट मेरे बॉस का नहीं है, यह मेरा है। मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, उसने धीमे लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा। मुझे नहीं समझ आया हैरी, सैंटाना ने झुंझलाते हुए कहा। ठीक है, मैं पूरी बात बताता हूं, हरीश ने कहना शुरू किया। क्या? बेबी, मैंने हाल ही में कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी डील की, करीब 3000 करोड़ की। इसके लिए मुझे भारी कमीशन मिला। मेरे बॉस इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे इनाम दिया। मैंने वही रकम लगाकर यह फ्लैट खरीदा। मैंने कहा था ना, एक दिन मैं तुम्हें किसी शानदार जगह पर लेकर जाऊंगा। पहले ही घर छोड़कर आई सैंटाना को इस पर यकीन आ गया, क्योंकि वह खुद बिजनेस लाइन में थी और जानती थी कि ऐसे सौदों में कितनी बड़ी रकम मिलती है। उसने हरीश को गले लगाया और उसके गाल पर चूमा। हैरी, जब से तुमने नौकरी शुरू की है, तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी आ गई है। मैं सबसे पहले अपनी मां को बताऊंगी कि तुमने एसआर टावर्स में फ्लैट खरीदा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हरीश थोड़ी देर तक उसे देखता रहा। जरूर बेबी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा वक्त दो, उसने कहा। ऐसा क्यों? क्या तुम्हें डर है कि वो तुम्हारी काबिलियत को नहीं समझेंगी? सैंटाना ने पूछा। नहीं बेबी, वो मुझे पसंद नहीं करते। अगर तुम उन्हें बताओगी तो they'll think मैं झूठ बोल रहा हूं। इसीलिए बेहतर है कि हम थोड़ा इंतजार करें, हरीश ने शांति से कहा। तुम सही हो, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हें इतनी नापसंद करती हैं, सैंटाना ने दुखी होते हुए कहा। कोई बात नहीं बेबी, मैं मेहनत करता रहूंगा। आज हमारे पास जो है वही बहुत है, हरीश ने दिल से कहा। हरीशु, तुम मुझसे ग्रिंच डायलॉग्स सुनाने आए हो क्या? लेकिन इस झूठ को ज्यादा दिन नहीं चलाया जा सकता। जितनी जल्दी हो सच बता देना बेहतर है, सैंटाना ने प्यार से कहा। तभी हरीश का फोन बजा। स्क्रीन पर ईरा का नाम चमक रहा था। बस 1 मिनट बेबी, कहकर हरीश फोन उठाने चला गया। हाँ ईरा, बोलो, उसने कहा। हरीश, कल सुबह पूनमल्ली रोड पर अपने नए शोरूम की पूजा रखी है, तुम्हें जरूर आना है। दीपक को भी बता दिया है, ईरा ने कहा। अचानक ही बोल रही हो, कल सुबह? हरीश ने चौंकते हुए कहा। अय्यर ने कहा कल शुभ दिन है, तुरंत प्लान करना पड़ा। प्लीज मना मत करना, ईरा ने विनती की। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, चिंता मत करो, हरीश ने जवाब दिया। और सैंटाना को भी लाना, नहीं तो मैं खुद उसे कॉल कर लूंगी, ईरा बोली। इतना मत दबाव डालो, अभी समय ठीक नहीं है, बाद में मिलवाऊंगा, हरीश ने टालते हुए कहा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, ईरा ने फोन काट दिया। वापस आकर हरीश ने देखा सैंटाना पूरे घर को उत्साह से देख रही थी। माफ करना बेबी, तुम्हारे चेहरे की यह मुस्कान सब झूठ के लिए माफी मांग रही है। मैं जो भी करता हूं तुम्हारे लिए करता हूं, हरीश ने मन ही मन कहा। वह पीछे से सैंटाना के पास गया और उसे गले लगा लिया, अपना चेहरा उसके कंधे पर टिकाया। तुम पागल हो क्या हैरी, उसने शर्मा कर कहा। यह फ्लैट तुम्हारे लिए है, हर छोटी चीज तुम्हारे मुताबिक बदली जा सकती है, हरीश ने कहा। बहुत सुंदर बनाया है हैरी, कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए ऐसा करोगे, सैंटाना ने मुस्कुराकर कहा। यह सिर्फ शुरुआत है, तुम्हारी मुस्कान ही मेरा मकसद है, हरीश ने भावुक होकर कहा। सैंटाना पीछे हट गई और मजाक में बोली, तो अब ऑफिस मत जाओ,
घर बैठो और सुन्ना की देखभाल करो, फिर मम्मी सही साबित हो जाएंगी। ओ बेबी, मेरा मतलब वो नहीं था। हरीश घबरा गया। सैंटाना हंस पड़ी। दोनों एक दूसरे की ओर देख मुस्कुराए। सुबह जब हरीश इरा के शोरूम पहुंचा तो सबसे पहले उसका स्वागत नीरज ने किया। नमस्ते हरीश भैया, आप ही का इंतजार था, नीरज ने कहा। दीपक कहाँ है? हरीश ने पूछा। वो अंदर हैं, इरा भी तैयार हो रही हैं, आइए, नीरज ने उसे अंदर ले जाते हुए कहा। अंदर बहुत से लोग थे, ज्यादातर वीआईपी। इरा की कंपनी बड़ी लगती है, इस भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है, हरीश ने सोचा। तभी अचानक एक कोने में अफरा तफरी मच गई। गिर गई, किसी ने जोर से कहा। भीड़ एक महिला के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गई। किसी को समझ नहीं आया क्या करना है। जेसिका? हरीश ने नीरज से पूछा। आप नहीं जानते? वह चेन्नई की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी की मालकिन है, नीरज ने धीरे से कहा। और एंटनी कौन है? हरीश ने फिर पूछा। नीरज अविश्वास से उसे देखने लगा। आगे जानने के लिए सुनते रहिए एनके ऑडियो स्टोरी। Yeah.